उज्जैन में 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में हुए शामिल। मोहन कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले। विकसित भारत 2047 पर हुई चर्चा। सोलर एनर्जी को लेकर भी हुए फैसले। गांव में बनेंगे 3.5 लाख पीएम आवास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे साइबर सेल ऑफिस। साइबर फ्रॉड को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। अपराधों की रोकथाम पर दिए निर्देश। कोंडागांव की युवती से मुंबई में हैवानियत। दरिंदे ने प्राइवेट पार्ट में डाला केमिकल। 1.5 साल तक बंधक बनाकर रखा। जिला अस्पताल में युवती को कराया भर्ती। पुलिस ने आरोपी फिरोज अहमद को किया गिरफ्तार। अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने वाला फैजान खान गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। फैजान खान को रायपुर कोर्ट में किया गया पेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 5 का पंच में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। दिन भर की 5 बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच और शुरुआत करेंगे आज 5 के पंच की, जिस खबर के साथ मध्य प्रदेश को क्या सौगात मिली है मोहन कैबिनेट के जरिए, ये आपको बताएंगे। डिजिटल ठगी के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसे रोकने के लिए सरकार का क्या एक्शन प्लान है, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक मंच से क्या कुछ कहा, जिसके बाद सियासत में खासी गर्माहट आ गई है। किसे लेकर कहा, यह भी आपको बताएंगे। और एक खबर जो सामने आई है वो कोंडागांव से है। बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है। खबर कुछ यूं है कि एक शख्स एक युवती को किडनैप करता है और तकरीबन 1.5 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता है। हैवानियत की हदें तो तब पार हो जाती हैं जब वो शख्स युवती के प्राइवेट पार्ट में केमिकल डालता है। जी हां, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक ये खबर सामने आई है। इस खबर को भी विस्तार से आपको बताएंगे। एक और खबर राजधानी रायपुर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने वाले एक आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई है। उसका नाम फैजान खान बताया जा रहा है। तो यह है आज शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आपके बीच। और मोहन कैबिनेट की एक बहुत ही अहम और बड़ी बैठक आज पूर्ण हुई, जिसमें प्रदेश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। किसानों के हित में क्या कुछ लिया गया है और ग्रामीण भारत के विकास के लिए क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, इसकी आपको जानकारी देते हैं। किस प्रकार के बड़े फैसले हैं, देखिए। विकसित भारत 2047 पर चर्चा हुई है। सभी मंत्रियों को विजन डॉक्यूमेंट बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ आज की कैबिनेट बैठक में सोलर ऊर्जा के स्टोरेज को विकसित करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। ये भी जानकारी इस कैबिनेट की बैठक से सामने आई है। मुरैना में सोलर ऊर्जा क्षमता को विकसित करने का काम प्रदेश की मोहन सरकार कर रही है। नर्मदापुरम के बाबई में सोलर एनर्जी के लिए 311.44 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। भोपाल के भौरी में भी 21 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन को आरक्षित किया गया है। तो ये मोहन कैबिनेट के अहम फैसलों की अहम जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। तमाम दिशा निर्देश इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए हैं। पहला राज्य है जो मुरैना में सोलर पावर को स्टोरेज करने की क्षमता को विकसित करने जा रहा है। मुझे लगता है ये देश में एक महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश ने किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। उनके नेतृत्व में हम इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। बाबई में पहले से हम सोलर पावर के लिए काम कर रहे थे। वहाँ पर पहले लगभग 214 एकड़ भूमि सरकार पहले दे चुकी थी वहाँ पर, और जो मांग और जिस हिसाब से हमारी जो तैयारी है 314 एकड़
लैंड की और आवश्यकता थी। आज कैबिनेट ने वो एक स्वीकृति प्रदान की है। हमारा एक भोरी भोपाल जिले में, इसमें भी भूमि आवंटन की और आवश्यकता थी। तो आज जो है इसको लगभग 21.494 हेक्टेयर भूमि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आज हस्तांतरण करने के लिए भी एक अप्रूवल हमारी सरकार ने दिया है। देश के अंदर आवास योजना 3 करोड़ नए आवास, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में जो आवास बनाने का एक कैबिनेट अप्रूवल देश में आया था, मध्य प्रदेश को भी उसमें लक्ष्य मिला है। और आज हमारी मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको भी अप्रूव किया है कि आगे आने वाले समय में हमारी जो आवास की योजना है उस पर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लोगों को लाभ मिलेगा। और स्वयं की भूमि पर लगभग 2.5 लाख रुपए सरकार उसमें देने वाली है। तो आपने सुना मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार से सोलर एक्सटेंशन को प्रदेश सरकार बढ़ा रही है, जमीन आरक्षित की गई है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास की भी एक बड़ी लिमिट मध्य प्रदेश को मिली, 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जिस प्रकार से आज कैबिनेट की बैठक हुई और एक ग्रामीण अंचल के लिए बड़ी सौगात मिली है, तकरीबन जो जानकारी है 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। जी जी बिल्कुल मोहन, कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले को जो है मंजूरी मिली, लेकिन आज का दिन यदि हम कहें इस कैबिनेट की बैठक में तो 90% जो फैसले थे वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेके थे। यानी आज का दिन जो है रिन्यूएबल एनर्जी के नाम रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का जो टारगेट है वो 50% रिन्यूएबल एनर्जी का है, ग्रीन एनर्जी का है। क्योंकि ये टारगेट मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात गए थे, रिन्यूएबल एनर्जी का एक बड़ा समारोह था, पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पे संबोधित कर रहे थे। तो उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक टारगेट रखा, क्योंकि गुजरात जो है 50% रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, वो टारगेट को पूरा कर रहा है, कुछ ही साल में वो टारगेट को पूरा कर लेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो गुजरात के बाद मध्य प्रदेश भी तेज़ी से काम कर रहा है। 50% का टारगेट ऊर्जा में रिन्यूएबल एनर्जी का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रखा, और यही कारण है कि हर महीने रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है वो चर्चा की जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जाता है। यही कारण है कि आज मोहन कैबिनेट में मुरैना में प्रदेश जो है देश में पहला राज्य बनेगा जहां पर सोलर ऊर्जा के स्टोरेज को लेके प्लांट बनाया जा रहा है। हालांकि वहां पर जो ज़मीन थी वो 214 एकड़ दी गई थी, लेकिन 314 एकड़ ज़मीन जो है वो फिर से आवंटित की गई, यानी अतिरिक्त ज़मीन का आवंटन देने का काम जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक ने किया। क्योंकि यदि हम देखें 2012 के बाद लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में मध्य प्रदेश तेज़ी से काम कर रहा है, और करीब जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो क्षमता थी वो 500 मेगावाट से कम थी 2012 में। लेकिन पिछले 12 साल की बात करें, यानी 2024 तक की बात करें, तो ये क्षमता 12 गुनी बढ़ी है। यानी मध्य प्रदेश की कुल ऊर्जा में 21% रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान है। यानी अभी भी 50% से कम टोटल जो एनर्जी है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कम है। ऐसे में 21 से बढ़ाकर 50% करने का जो टारगेट है वो इसी ओर अग्रसर है, और यही कारण है कि आज मोहन कैबिनेट में बड़े फैसले इस दिशा में लिए गए हैं। जो नर्मदापुरम में रीजनल कॉन्क्लेव होना है, उसमें भी बाबई में जो सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है, जिसको लेकर भी ज़मीन का आवंटन किया गया, अतिरिक्त ज़मीन वहाँ पर दी गई है। तो ऐसे में वहाँ पर उसका भूमि पूजन जब कॉन्क्लेव होगी तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। भोपाल में भी एक प्लांट है, उसको भी अतिरिक्त ज़मीन देने का काम किया है। तो बिल्कुल इससे समझा जा सकता है कि इस दिशा में जो टारगेट रखा है 50% का, उसको पूरा करने के लिए अतिरिक्त ज़मीन से लेकर तमाम संसाधन जो है उपलब्ध कराने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। मनोज जी हमारे साथ बने रहिए कि एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, खबरों में आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो इस वक्त खासा चर्चा में है,
आपने डिजिटल अरेस्ट का नाम सुना होगा। साइबर ठगों ने फ्रॉड के अलग अलग तरीके इजाद कर लिए हैं। इसे रोकने के लिए मोहन सरकार का क्या खास प्लान है और किस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, तो इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में साइबर सेल के ऑफिस पहुंचे और साइबर फ्रॉड को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा की है। तो आपको बता दें, कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री साइबर सेल के हेड ऑफिस पहुंचे थे और यहां पर अधिकारियों से चर्चा की। साइबर अपराधों की रोकथाम कैसे होगी, यानी कि साइबर अपराधों को कैसे रोका जाएगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा की। सीएम के साथ डीजीपी सुधीर सक्सेना भी यहां पर मौजूद रहे। चाहूँगा कि आप सब जब किसी को ऐसी कोई घटना हो तो पहली बात तो स्वयं सावधान रहे। डिजिटली अरेस्ट वाली घटनाओं में बहुत बड़े पैमाने पर डाके देने की घटना जैसी घटना, तो इससे बचना भी है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। पुलिस आपकी मदद करेगी, मध्य प्रदेश पुलिस भी करेगी और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं सबको अवेयर कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता की पूरी दुनिया का संभवतः पक्का तो नहीं कह सकता हूँ कि ये पहली ऐसी घटना है जब लाइव किसी को डिजिटली अरेस्ट किया और ऐसे में हमने रेस्क्यू करके उनको बचाने का प्रयास किया। करोड़ों रुपए की उनकी राशि बचाई, उनके बच्चों के, परिवार के, पत्नी के, स्वयं के, सबके अकाउंट्स नंबर तक मांग लिए गए थे। बड़ी पैमाने पर बड़ा अमाउंट उनका लूटने से बचा है, मुझे इस बात का संतोष है। तो आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना किस प्रकार से सरकार की कवायद है इस डिजिटल अरेस्ट को रोकने की, यानी कि साइबर ठगों पर कार्रवाई सरकार करने के पूरी तरह से मूड में निर्देश दे दिए गए हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, साफ तौर पर निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं क्योंकि वर्तमान समय में साइबर ठगों के हौसले खासे बुलंद हैं और डिजिटल अरेस्ट ये एक नया तरीका इजाद किया इन साइबर ठगों ने। जी विवेक, बिल्कुल ये बिल्कुल नया तरीका है और इस तरीके में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोग फंसते जा रहे हैं। झूठे जो मामले हैं उनके दम पर उन्हें डरा धमकाकर लोगों को जो है उनकी जो गाड़ी कमाई है वो ट्रांसफ़र अपने खातों में जो ठग हैं वो कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, लेकिन जो दुबई के कारोबारी थे उन्होंने जो है इस पूरे मामले में जो रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, उनके जरिए जो है पुलिस तक इसकी इन्फॉर्मेशन भेजी और उसके बाद जो साइबर ठग ने जो डिजिटल अरेस्ट जो विवेक ओबराय करके जो व्यापारी थे उनको किया था, उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बताया कि किस तरीके से वो जानकारी जो है साझा भी कर ली थी, लेकिन समय रहते मध्य प्रदेश जो साइबर पुलिस है वो पहुंची थी और उनकी मदद से साइबर ठगी के इतने बड़े मामले को टाला गया। यानी डिजिटल अरेस्ट के दौरान किस तरीके से पुलिस ने रेस्क्यू किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्टेट साइबर सेल के हेडक्वार्टर गए थे जो कि राजधानी भोपाल में स्थित है। उन्होंने अधिकारियों से बात की, जो साइबर स्टेट के प्रमुख अधिकारी हैं उनसे चर्चा की और उन्होंने निर्देश दिए कि इस तरीके के मामले यदि सामने आते हैं तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए या फ़ोन कॉल्स के जरिए जानकारी आती है, डिजिटल अरेस्ट के बारे में कोई बताता है तो उसको भी गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने मध्य प्रदेश साइबर पुलिस की तारीफ भी की कि पुलिस ने समय रहते एक व्यापारी जो कि डिजिटल अरेस्ट हो गए थे और उन्होंने अपने बैंक अकाउंट की जानकारी भी ठगों को देती थी, तो ऐसे में पुलिस ने सजगता दिखाई और गंभीरता दिखाते हुए उसे ठगों से उसको बचाया। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यही निर्देश था साइबर पुलिस के अधिकारियों को कि वो आगे भी इसी तरीके से गंभीरता से इन मामलों को ले ताकि राजधानी नहीं बल्कि प्रदेश की जनता को इस तरीके के मामलों से बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम खबरों पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, शुक्रिया। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसने सियासत को थोड़ा गर्म किया है। दरअसल सियासतदान जब कोई बयान देते हैं तो उस बयान के मायने भी निकाले जाते हैं और जब बयान क्रिस्टल क्लियर हो तो उसके मायने साफ तौर पर समझ में आ जाते हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ ऐसा ही बयान दिया जिसमें अपनी ही पार्टी के बड़े नेता पर कैलाश विजयवर्गीय ने तंज भी कसा है, कटाक्ष भी किया है। कहा कि शिवराज सिंह चौहान जब हरियाणा के प्रभारी थे तब उन्होंने 4 ही सीटें जिताई थी, जब मुझे प्रभारी बनवाया तो मैंने वहां पर सरकार बना के दे दी। अगर विपक्षी पार्टी के किसी नेता के लिए ये बयान होता तो आप इसको सिमिलर बयान कह सकते थे, लेकिन जब अपनी ही पार्टी के बड़े नेता के लिए दिया ये बयान हो तो इसे आप क्या कहेंगे?
जब मैं महामंत्री बनकर हरियाणा गया तो हरियाणा में मुझसे पहले प्रभारी शिवराज जी थे हरियाणा के चुनाव, तो हम 4 सीट जीते उस वक्त। फिर मुझे बुलाया गया, मैं उसमें मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री था, अमित भाई अध्यक्ष थे। आपको हरियाणा देखना, तो यहाँ से आप घर नहीं जाओ तो सीधे जाओ वहां पर 2 दिन नहीं लगा सकते। तो बोले ठीक है। फिर शाम को हम प्रधानमंत्री से मिलने गए, शाम को प्रधानमंत्री से मिलने गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा मेरा चैलेंजिंग थी, जाके काम कर, ठीक है काम करे, मुझे कैसे भी करे। बहुत सारे कार्यक्रमों में हरियाणा ले गया, जितने लोग गए थे बहुत सारे 3000 कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश के लिए, और हरियाणा पहली बार जीते तो इंदौर के कार्यकर्ताओं से बहुत बड़ा सुना आपने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को, और इंदौर से हमारे सहयोगी भारत हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भारत, क्या कहें कैलाश जी के इस बयान को लेकर? बैठे बिठाए विपक्ष को दे दिया मौका। खैर, कितनी चर्चा हो रही है बहरहाल कैलाश जी के इस बयान पर? देखिए, अपने बेबाक बयानों को लेकर के कई बार कैलाश विजयवर्गीय फंसते हुए नजर आते हैं, और वाकई अगर हम बात करें तो इस बार भी कैलाश विजयवर्गीय का जो हरियाणा को लेकर के एक बार फिर जो बयान दिया है, एक बार फिर चुनावी ऐसे उपचुनाव के माहौल में कैलाश विजयवर्गीय ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा तो जरूर दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस के मायने भी तरह कई अलग प्रकार के निकाले जा रहे हैं। क्योंकि जब कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश के बाहर की राजनीति करते थे उस समय, तब भी प्रदेश के ऊपर कई बार उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा था। और हालांकि अगर बात की जाए तो दोनों ही के पारिवारिक रिश्ते काफी मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद इसको विपक्ष जो है किसी और पैमाने में उतारना चाहता है, और राजनीति के चलते जो है इससे जनता के बीच ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं दोनों में ही काफी लंबा मतभेद हो। लेकिन बात की जाए तो हरियाणा को लेकर के जिस तरह का बयान सामने आया, उन्होंने साफ कहा कि जिस समय उन्हें हरियाणा का 2014 में प्रभार दिया गया था, उस समय जो है लगातार शिवराज सिंह चौहान को तो 4 सीटें आई थी, लेकिन उसके बाद जब अगले चुनाव में प्रभारी के तौर पर हरियाणा जब भेजा गया था तो बीजेपी की सरकार बनी थी। और इसका अब अगर पलटवार की अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार जो है यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय के मजबूत नेता इंदौर का देखती हुई नजर आ रही है। और वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान कैबिनेट मंत्री पर एक बार फिर जो है निशाना साधते हुए कैलाश विजयवर्गीय का बयान को जो है अब सराहना कर रही है। लेकिन कितनी बयानबाजियों में इसको लेकर के, क्योंकि वो आम दीपावली मिलन समारोह में गए थे, और दीपावली समारोह में पूरी वहां पर जो मौजूद कार्यकर्ता थे दीपावली समारोह के दौरान, उस समय अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और कार्यकर्ताओं को बेहतर जमीनी स्तर पर काम करने के लिए जो है वो प्रेरित कर रहे थे, वो लोग वहां पर चर्चाएं कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि कह सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय की जबान फिसल सकती है, और उस जबान फिसलने के कारण जो एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय अब सुर्खियों में है, और उन्होंने साफ जिस तरह से निशाना साधा हरियाणा चुनाव को लेकर के, अब विपक्ष को भुनाने में लगा। लेकिन देखना होगा कि राजनीतिक गलियारों में जो इस बयानों को लेकर के चर्चाएं हो रही है, राजनीतिक गलियारों में इस बयानों को लेकर के जो अगर बात की जाए सियासी इसको कितना कांग्रेस भुना पाती है। आपने सही कहा भारत, अब कांग्रेस इसको कितना भुना पाती है हम देखेंगे। बहरहाल धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब आपको बहुत ही हैरान कर देने वाला एक बहुत दर्दनाक मामला बताते हैं। आखिर ये मामला है क्या? खबर कोंडागांव से सामने आई है, जहां पर एक युवती के साथ मुंबई के धारावी में शर्मनाक हरकत हुई, दर्दनाक हरकत। जी हाँ, उसके प्राइवेट पार्ट में केमिकल डाला गया। तकरीबन 1.5 साल तक आरोपी उसका शारीरिक शोषण करता रहा। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने सजगता दिखाते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवती की हालत अभी स्थिर है, उसका अस्पताल में इलाज जारी है। जब जून के महीने में पीड़िता अपने घर से गई थी, तब उसके संबंध में परिवार वालों के द्वारा गुम इंसान दर्ज करवाया गया था, और वीडियो कॉल के माध्यम से उसमें हमारे द्वारा उसमें उसकी दस्तयाबी भी की गई थी। तो बाद में पीड़िता से पूछताछ की गई, तो उसका यही कहना था कि
आरोपी के पास में उसके फोटो वीडियोस थे जिसका उसके पास में दबाव था, इस कारण उसने उसके साथ में रहना स्वीकार कर लिया। जिले में जब भी जानकारी मिली तो हमारे द्वारा मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एक जिला स्तर टीम बनाया गया, और चूंकि मामला प्रथम दृष्टया मुंबई का ऐसा लग रहा था, बट आरोपी का लोकेशन निकाला गया तो इसमें अमेठी उत्तर प्रदेश की जानकारी प्राप्त हुई, और हमारे द्वारा एक जिला स्तर टीम बनाकर टीम वहां पे भेजा गया और अमेठी से इसकी गिरफ्तारी की गई। और हमारे सहयोगी कुलजोत इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलजोत, इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, एक अपडेट इस बात का भी दें कि अभी युवती की क्या बताई जा रही है, क्या वाकया था, एक बार इसकी भी जानकारी। जी, आपको बताना चाहूंगा विवेक जी कि यह सारा जो मामला है ये ऑनलाइन पबजी गेम खेलने के दौरान दोनों की पीड़िता और जो आरोपी है इसकी दोनों की दोस्ती होती है। हाँ। और उसके साथ ही शादी का प्रलोभन दिया जाता है। साथ ही वह माकड़ी आता है, माकड़ी ब्लॉक के विकास खंड में जहां वो निवासरत रहती है युवती पीड़िता, उसके साथ अनाचार करता है और उसके अश्लील वीडियो और फोटो बनाता है और उसको कोंडागांव आने की बात कहकर वह कोंडागांव में उससे मिलता है और उसके गले पर बोतल का जो नोक रहता है, बोतल की नोक पर उसको मुंबई ले जाने की तैयारी करता है, धारावी लेकर जाता है और युवती के साथ वहां भी अनाचार करता है और उसके शारीरिक शरीर के साथ छेड़खानी भी करता है। हाँ। तो छेड़खानी करने के बाद जब युवती को इस सारी बात की संज्ञान में आती है कि उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तो युवती जो है वो बड़ी मुश्किल से एक दिन उसके हाथ में फोन लगता है और वो जिस सेठ के यहाँ काम करता है वो युवती उस सेठ को फोन लगाती है और उसके परिवार जो है, सेठ के परिवारजन है, वो उसका सहयोग करते हैं, वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचाते हैं और उसको ट्रेन में बैठाते हैं और युवती भाग कर जो है वो कोंडागांव मुख्यालय आ जाती है। और जब मुख्यालय आने के बाद उसकी स्वास्थ्य बिगड़ता है, घर आती है, घर में स्वास्थ्य बिगड़ता है और परिजन लेकर जाते हैं अस्पताल। अब ये सारी चीजों का खुलासा होता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, अब खुलासे में क्या कुछ बात सामने आती है। शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान को एक व्यक्ति जिसका नाम फैजान खान है उसने धमकी दी थी। फैजान खान को बहरहाल रायपुर में कोर्ट में पेश किया गया है और बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने पहले फैजान खान को गिरफ्तार किया था, अब उसे रायपुर कोर्ट में पेश किया गया है। सीधे राजधानी रायपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, अभी क्या कुछ अपडेट है? जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि पुलिस रिमांड पे लेना चाह रही है फैजान को। देखिए, फैजान खान को अभी रायपुर कोर्ट में जो है पेश किया गया है और अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो इस मामले में कई तरह की बातें जो है सामने आ रही है। पहले कहा जा रहा है कि आज से करीब 20 दिन पहले फैजान खान के द्वारा जो है शाहरुख खान को एक फिल्म में हिरण को लेकर जो है जो सीन था उसको लेकर नोटिस दिया गया था, जिसके बाद से ये पूरी घटना जो है शुरू हुई है। 2 नवंबर को फैजान खान का फोन गुम हुआ। फैजान खान ने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और इसके बाद से फिर 5 तारीख को शाहरुख खान को एक फ़ोन कॉल जाता है बांद्रा पुलिस स्टेशन में आकर एक आरक्षक को, जो नंबर होता है वो फैजान खान का होता है। बाद में 7 तारीख को मुंबई की बांद्रा पुलिस जो है वो रायपुर पहुंची और उसी नंबर के ट्रेसिंग के आधार पर फैजान खान को पंडरी थाना बुलाया गया और वहां पर उसे पूछताछ की गई और उसे एक नोटिस दिया गया था। नोटिस में 14 तारीख को उसे मुंबई पुलिस के पास पेश होने को कहा गया था, लेकिन आज 12 तारीख को ही रायपुर पहुंची मुंबई पुलिस और रायपुर में मोआ थाना में फैजान खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और रिमांड पर लेने के लिए उसे सबसे पहले कोर्ट में पेश किया जाना था, तो उसे पहले मुलायजा कराया गया और उसके बाद अभी करीब 4 बजे अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ खुलासे होते हैं इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए 5 का पंच में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।